इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे इस्कीमिक ब्रेन डिजीज़ या फिर स्ट्रोक, जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ना, जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिक स्ट्रोक चल रहा है, इसको यहाँ पर अब हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना सबसे पहले तो ये वर्ड आपका इस्कीमिया, इसमें आपको पता है जब आपकी जो सेल्स हैं उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन वगैरह, अगर सेल्स को ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स वगैरह सही से नहीं जाएंगे, सेल्स आपके डाई होना शुरू हो जाएंगे, और ये सिंपल वर्ड्स में आपका होता है इस्कीमिया। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर इरिवर्सिबल न्यूरोनल इंजरी होगी, बिगिंस आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ हाइपोक्सिया, किसी भी वजह से ना आपके वहाँ पे जो है ना ये ब्लड नहीं जा रहा, आपको वहाँ पे थ्रोम्बस हो सकता है, एम्बोलस हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो है ना ये पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया चल रहा है, ऑक्सीजन उसके अंदर सही से नहीं जा रही, लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें क्या होगा, जब पेशेंट के अंदर होगी यहाँ पर हाइपोक्सिया, तो आफ्टर 5 मिनट्स जो है इसका जो पेशेंट होगा उसके अंदर ये इरिवर्सिबल न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके डैमेज हो रहे होंगे, इरिवर्सिबली डैमेज हो रहे होंगे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना कि न्यूरॉन्स जो है ये आपके ज़्यादा सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लायल सेल, जो आपके स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं उससे ज़्यादा न्यूरॉन्स सफ़र करते हैं। और न्यूरॉन्स में आपके मोस्ट वर्नरेबल कौन से, यहाँ पर ये हिप्पोकैम्पस के, उसके बाद यहाँ पर नियोकॉर्टेक्स, इसके बाद यहाँ पर ये सेरिबेलम, सेरिबेलम में यहाँ पर ये पर्किंजे सेल्स, और उसके बाद यहाँ पर ये वाटरशेड एरिया, जहाँ पर आपको पता है यहाँ पर ये वाटरशेड एरियाज बन रहे होते हैं। मैं आपको ये भी दिखा भी देता हूँ बाद में। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट का ना ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, अब इसमें क्या होता है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक जो है ना ये ACA सप्लाई कर रही है, इसके बाद यहाँ पर ये MCA सप्लाई कर रही है, और पीछे यहाँ पर ये PCA सप्लाई कर रही है। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पर ये जंक्शन होता है ना वो वाला आपका एरिया होता है वाटरशेड एरिया। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ना अगर पेशेंट के अंदर किसी भी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ रही होगी तो पीछे से यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ले लेंगे, लेकिन यहाँ तक आते आते से आपकी जो ऑक्सीजन होगी वो कम हो चुकी होगी, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये वाटरशेड एरिया। ये यहाँ पर दो बनेंगे, एक आपका ACA और MCA के दरमियान में, और दूसरा यहाँ पर PCA और MCA के दरमियान में। तो ये आपकी वाटरशेड एरिया, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपके मोस्ट वल्नरेबल होते हैं, वहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो पेशेंट होगा ना इस्कीमिक स्ट्रोक वाला, इसमें आपने पेशेंट जैसे ही आपके पास आएगा स्ट्रोक के साथ, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले आपने उसके ना देखना है कि पेशेंट के अंदर ये इस्कीमिक चल रहा है या फिर पेशेंट के अंदर चल रहा है ये हेमरेजिक स्ट्रोक। अच्छा, हेमरेजिक में क्या होगा, वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ब्लीड हो रही होगी, नाम ही आपको बता रहा है हेमरेजिक। इसके बाद जो आपका इस्कीमिक होगा, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी भी वजह से ब्लड नहीं आ रहा होगा, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिया चल रहा होगा। अब आपने क्या करना है, जैसे ही पेशेंट आपके पास आएगा स्ट्रोक के साथ, तो आपने सबसे पहले जो पेशेंट है उसके अंदर करवाना है ये CT स्कैन, नॉन कंट्रास्ट CT करवाएंगे, और इससे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। अब ये इसमें क्या होता है, जब आपका पेशेंट आपके पास आता है ना इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ, तो उसमें हो सकता है जो पेशेंट है उसके अंदर ये थ्रोम्बस बना हो। अब हमने क्या करना है, थ्रोम्बस को ब्रेक करना है, और उसके लिए हम पेशेंट को देते हैं यहाँ पर ये टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, जो क्या करेंगे, प्लाज्मिन के जाके ना ब्रेक डाउन वगैरह कर रहे होंगे। अगर तो पेशेंट के अंदर होगा हेमरेजिक स्ट्रोक, तो उसमें क्या, वहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ब्लीड हो रहा है, हमने वहाँ पर ये क्लॉट वगैरह जो है ना हमने वो बनाना है। अब उस केस में क्या होगा, अगर आपका जो पेशेंट है वो आपके पास आ रहा है हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ, और आपने उसको दे दिया ये TPA, तो ये क्या करेगा, वहाँ पर ये क्लॉट नहीं बनने देगा, और जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्लीड ज़्यादा हो रहा होगा। अब इस केस में हमने क्या करना है, जैसे ही आपके पास पेशेंट आया ना, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट के अंदर ये हेमरेजिक स्ट्रोक जो है इसको हमने एक्सक्लूड करना है बाय नॉन कंट्रास्ट CT। अगर तो हेमरेजिक स्ट्रोक नहीं शो हुआ, आपका जो CT स्कैन है उसने शो किया यहाँ पर ये इस्कीमिक स्ट्रोक, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फौरी जो TPA है ना ये हम उसको देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये सिंपल लिखा हुआ है, बिफोर TPA कैन बी गिवन, आपने क्या करना है, नॉन कंट्रास्ट CT करना है टू एक्सक्लूड हेमरेज। इसके बाद ये जो CT स्कैन है, CT डिटेक्ट्स इस्कीमिक चेंजेस इन 6 to 24 आवर्स, और उसके बाद अगर आपने इससे पहले पहले देखना है तो आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे यहाँ पर ये डिफ्यूजन वेटेड MRI, और ये क्या करता है, यहाँ पर जो इस्कीमिया इसको ये डिटेक्ट करता है विद इन 30 मिनट्स, 3 to 30 मिनट्स के अंदर जहाँ पर जो इस्कीमिया चल रहा होगा इसको आप MRI के अंदर जो है ना ये देख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है स्ट्रोक के साथ, तो आपने सबसे पहले पेशेंट के अंदर बेस्ट इनिशियल्स में आपने क्या करवाना है, पेशेंट में आप ये बेस्ट इनिशियल्स में करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये CT स्कैन नॉन कंट्रास्ट CT करवाएंगे, और इसमें आप ये हेमरेजिक जो स्ट्रोक होगा इसको एक्सक्लूड करेंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछे वहाँ पर ये मोस्ट एक्यूरेटिव की, तो उसमें आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे यहाँ पर ये MRI, और ये जो इस्कीमिया होता है इसको विद इन 3 to 30 मिनट्स जो है ये आपको वहाँ पे डिटेक्ट करके बता देता है। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिक कोई भी इवेंट वगैरह चला है, तो टाइम सिंस इस्कीमिक इवेंट जो है इसमें क्या होगा, यहाँ पर ना ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना ये डिफरेंट टाइप ऑफ ये चेंजेस वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे न्यूरॉन्स के अंदर। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर 12 to 24 आवर्स, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको नजर आएंगे ये रेड न्यूरॉन्स, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और पिकनोटिक यहाँ पर न्यूक्लियाई वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे। विद इन 12 to 24 आवर्स आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये रेड न्यूरॉन्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में पूछते हैं कि 12 आवर से पहले पहले आपको क्या नजर आएगा, तो 12 आवर से पहले पहले आपको कोई भी चेंज वगैरह नजर नहीं आएगा। 12 आवर्स के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको रेड न्यूरॉन्स नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद 24 आवर्स के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस और साथ साथ जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं ये आपके वहाँ पर आपको स्लाइड के ऊपर ना वहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये 3 to 5 डेज की, तो उसके इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल्स गए, न्यूट्रोफिल्स के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये मैक्रोफेजेस जाएंगे, और जो ब्रेन है ब्रेन के अंदर आपके मैक्रोफेजेस कौन से होते हैं, यहाँ पर ये माइक्रोग्लाया। तो 3 to 5 डेज के बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर 3 to 5 डेज में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको माइक्रोग्लाया नजर आ रहे होंगे।
इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर 1 to 2 वीक्स में, तो यहाँ पर जो पेशेंट है जो उसके अंदर ये जो डैमेज हो रहा है, अब क्या होगा पेशेंट के अंदर चलेगी रिएक्टिव ग्लायोसिस, और वहाँ से क्या होगा आप इसके अंदर ना ये रिपेयर वगैरह कर रहे होंगे, और रिपेयर में आपके होते हैं ये कौन से एस्ट्रोसाइट्स वगैरह। अब इसके बाद यहाँ पर ये रिएक्टिव ग्लायोसिस आपको नजर आएगी विद इन 2 वीक्स, और उसके बाद यहाँ पर साथ साथ आपको ये वेस्कुलर प्रोलिफरेशन जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, जब आप बात करेंगे 2 वीक्स के बाद की, तो उसमें क्या होगा जहाँ पर ये आपका डैमेज हुआ है वहाँ पर आपको ये ग्लायल स्कार जो है ये आपको नजर आ जाएगा। सिंपल, इसमें आपने याद रखना 12 आवर्स से पहले पहले आपको कोई चीज़ भी नजर नहीं आएगी। 12 आवर्स के बाद आपको क्या नजर आएगा, रेड न्यूरॉन्स। 24 आवर्स के बाद आपको यहाँ पर नजर आएंगे आपके ये न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद यहाँ पर ये नेक्रोसिस। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ये 3 डेज़ के बाद की, 5 डेज़ तक आपको यहाँ पर ये मैक्रोफेजेस जो है वो आपके वहाँ पे जा रहे होंगे, और उसके बाद ये 1 to 2 वीक्स में क्या होगा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये रिएक्टिव ग्लासेस, और साथ साथ आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये वेस्कुलर प्रोलिफरेशन आपको नजर आ रही होगी, और 2 वीक्स के बाद यहाँ पर आपको ग्लायल स्कार जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये हो गया यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक। अब यहाँ पर ना ये देखते हैं जो पेशेंट उसके अंदर ये इस्कीमिक स्ट्रोक होगा कैसे। अच्छा, ये ना सिंपल है, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये कोई भी डिस्ट्रप्शन होगी, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के बाद क्या होगा जो सेल्स होंगे आपके डैमेज हो रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये इन्फाक्शन होगी, इस्कीमिया होगा, इसके बाद इन्फाक्शन होगी, और इन्फाक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज है आपकी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है, पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रेन में आपको कौन सी नेक्रोसिस नजर आती है, आपने सिंपल कहना है आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नजर आती है। दूसरी आपको जो होती है ना नेक्रोसिस की दूसरी टाइप्स, वो आपको ब्रेन में नजर नहीं आती। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं ये इस्कीमिक स्ट्रोक। एक हो सकता है यहाँ पर ये थ्रोम्बोटिक, सिंपल यहाँ पर कोई भी थ्रोम्बस वगैरह बन जाएगा। अब यहाँ पर ये हो सकता है ड्यू टू क्लॉट फॉर्मिंग डायरेक्टली एट साइट ऑफ इन्फॉक्शन, और यहाँ पर मोस्ट कॉमनली कहाँ पर होता है ये एमसीए के अंदर होता है, और ये यूजुअली होता है आपका यहाँ पर ये जहाँ पर ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होगा, जब वो रप्चर होगा वहाँ पर ये आपका ये जो है ना आपका ये क्लॉट वगैरह बन रहा होगा, थ्रोम्बस बन रहा होगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर एम्बोलिक, और उसमें क्या होगा कहीं पे थ्रोम्बस बना होगा वो ट्रैवल करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये एम्बोलिक इस्कीमिक स्ट्रोक। अब इस केस में क्या यहाँ पर ये ड्यू टू एम्बोलस फ्रॉम एन अदर पार्ट ऑफ बॉडी कैन अफेक्ट मल्टीपल वेस्कुलर टेरिटरीज। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल्स में यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे ये एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही है, तो उसमें हार्ट क्या कर रहा होता है, सिंपल एक वाइब्रेशन सा कर रहा होता है, वहाँ पर ये हार्ट आपका पंपिंग नहीं कर रहा होता, ब्लड की स्टेसिस होगी, वहाँ पर ये आपका एक ना वहाँ पर ये थ्रोम्बस सा बनेगा, और वो ट्रैवल करता करता यहाँ पर आ जाएगा, और वहाँ पर जाके जो ब्रेन है उसको वहाँ पे अक्लूड कर देगा, और जब आपके वहाँ पे ये जो वेसल्स होंगे ना ब्रेन की, उसको वहाँ पे जब ये अक्लूड करेगा तो जो पेशेंट उसके अंदर ये इस्कीमिया चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह हो सकती है इसके अंदर। इसके बाद ये डीवीटी हो सकता है, डीवीटी विद पेटेंट फोरामेन ओवेल, ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका होता है ना डीवीटी विद पेटेंट फेरोमेन ओवेल, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। अब इसमें क्या होता है जब आप देखते हैं ना यहाँ पर डीवीटी का, तो डीवीटी कहाँ पे बन रही है आपकी, बन रही है वेन्स के अंदर। अब वेन्स के बाद आपका जो ब्लड है ये कहाँ पर जाएगा, ये आपकी जाएगा सुपीरियर वेना केवा, उसके बाद यहाँ पर ये इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। डीप वेन्स में क्या होता है ये आपका जाता है इन्फीरियर वेना केवा में, आपकी जो लेग्स है ना वहाँ पर ये डीवीटी बन रहा होता है, इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा, और उसके बाद ये जाएगा राइट साइड ऑफ हार्ट में। अच्छा, जब राइट आर्ट आपकी जो है ना ये राइट एट्रिया में गया, उसके बाद ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब इसके बाद इसने जाना है आपके लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है ये आपके जो होते हैं ना ये मोस्टली जो थ्रोम्बस वगैरह आपकी चल रहे होते हैं ना, जो आपके यहाँ पर ये एम्बोलस आ रहे होते हैं, ये आपके जो लंग्स है उसमें जाके हो जाते हैं इंक्लूड। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर कोई भी एबनॉर्मल कनेक्शन होगा यहाँ पर ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स के दरमियान में, तो उसमें क्या होगा यहाँ पर ये जो थ्रोम्बस आएगा, ये जो आपका सॉरी एम्बोलस आएगा, थ्रोम्बस नहीं सॉरी, आपका जो एम्बोलस आएगा ये आपके यहाँ पर जो आपकी राइट साइड ऑफ हार्ट है उससे ये आपका चला जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। जब ये लेफ्ट हार्ट में जाएगा और वहाँ से क्या होगा ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन से चलता चलता ये आपके चले जाएगा ब्रेन में, और ब्रेन में जाके ये आपकी जो है ना ये ब्रेन को अक्लूड करेगा, और वहाँ ब्रेन की वेसल सॉरी जो है ना उसको वहाँ पे अक्लूड करेगा, और इस्कीमिया पेशेंट के अंदर करवा होगा। ये जो आपका होता है ना ये थ्रोम्बस, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। और इस केस में क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो फोरामेन ओवेल है ना ये आपका पेटेंट होगा, डीवीटी विद फोरामेन पेटेंट फोरामेन ओवेल, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म। या इसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकती है यहाँ पर ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वहाँ पर क्या होगा ये आपके वैसे ही थ्रोम्बस वगैरह बन जाएगा, और वो आपका जाके ना ये अक्लूड वगैरह कर रहा होगा, तो ये आपके यहाँ पर एम्बोलिक इवेंट्स हो गए। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर हो सकती है यहाँ पर ये कोई भी हाइपोक्सिक इंजरी, इसमें क्या होगा जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये सिस्टेमिक हाइपोपरफ्यूजन हो सकती है, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये लंग सही से काम नहीं कर रहे, जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपोक्सीमिया डेवलप हुआ है। अच्छा, ये जो है ये आपका कॉमन होता है ड्यूरिंग कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज, और ये जो है आपके जो वाटरशेड एरियाज होते हैं उनको ये मोस्ट कॉमनली ना आपके वहाँ पे अफेक्ट करता है। अब मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर ना ये वाटरशेड एरियाज भी आपको अभी पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद ये ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अच्छा जी, ये आगे यहाँ पर ये वाटरशेड जोन्स, ये सिंपल है कि ये आपके कॉर्टिकल बॉर्डर जोन्स हैं, ऑकर बिटवीन एंटीरियर एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरीज एंड पोस्टीरियर एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरीज। वही मैंने आपको बताया यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, ये आपकी एंटीरियर है और ये आपकी पोस्टीरियर है, तो इन तीनों के दरमियान में यहाँ पर एंटीरियर और जो मिडल है इन दोनों के दरमियान में आपका एक बनेगा, और जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है इन दोनों के दरमियान में आपका एक वाटरशेड एरिया बन रहा होगा।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल बॉर्डर ज़ोन्स अकर बिटवीन द सुपरफिशियल एंड डीप वेस्कुलर टेरिटरीज ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इसके बाद इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये कॉमन लोकेशन फॉर ब्रेन मेटास्टेसिस इन्फार्क्ट ड्यू टू स्वेयर हाइपोपरफ्यूजन एसीए और एमसीए जो है इसके दरमियान में ये जो आपका होता है ना वाटरशेड इन्फार्क्ट, ये क्या करेगा जो पेशेंट उसके अंदर ये प्रॉक्सिमल अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस वगैरह करवा रहा होगा। ये तो आपको पहले से ही पता है। यहाँ पर जो आपकी होती है ना ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये क्या करती है यहाँ पर ये लोअर लिम्स को सप्लाई कर रही होती है। जो एमसीए होती है ये क्या करती है आपके जो अपर लिम्स हैं उसके बाद जो फेस है उसको वहाँ पर सप्लाई करती है। जब यहाँ पर इन्फार्क्ट वगैरह होगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी अपर लिम्ब और आपकी जो लोअर एक्सट्रीमिटी है वहाँ पर आपको वीकनेस नजर आएगी और इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये मैन इन अ बैरल सिंड्रोम। अच्छा, इसके बाद पीसीए और एमसीए के दरमियान में जो वाटरशेड इन्फार्क्ट बनेगा वहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाई ऑर्डर विजुअल डिस्फंक्शन जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये बैक साइड पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑक्सीपिटल लोब है वहाँ पर ये जब डैमेज होगा तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये विजुअल डिस्फंक्शंस वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ये सीटी स्कैन को भी देख लें। हेड सीटी जो है ये आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करता है बिटवीन इस्कीमिक वर्सेस हेमरेजिक स्ट्रोक। अगर जो पेशेंट उसके अंदर होगा इस्कीमिक तो उसमें आप क्या करवाएंगे पेशेंट के अंदर जो थ्रोम्बस या फिर जो एम्बोलस वगैरह बना होगा आप उसकी ब्रेक डाउन करवाएंगे पेशेंट के अंदर, आप देंगे ये थ्रोम्बोलिसिस जो है ना ये आप वहाँ पे टीपीए वगैरह दे के ना वहाँ पे करवा रहे होंगे। अगर जो पेशेंट उसके अंदर होगा हेमरेजिक स्ट्रोक उसके अंदर ब्लीड हो रहा होगा तब आप ये थ्रोम्बोलिसिस नहीं करवाएंगे। थ्रोम्बोलिसिस इज कंट्रा इंडिकेटेड इन हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर ये जो बीपी है इसको आप रिड्यूस कर रहे होंगे और साथ साथ आप क्या करेंगे जो एंटी है इसको आप रिवर्स करेंगे और यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये आप ये सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये नो बेनिफिट टू हेपरिन वारफरिन एंटीप्लेटलेट्स ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रोक सम रोल इन प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट स्ट्रोक। मतलब जो पेशेंट है जब उसके अंदर ये एक्यूट स्ट्रोक चल रहा होगा तो वहाँ पर ये आपके हेपरिन वारफरिन वगैरह का कोई रोल वगैरह नहीं है। रिकरेंट स्ट्रोक जो है उसको प्रिवेंट करने में इसका रोल होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये थ्रोम्बोलिसिस फॉर स्ट्रोक, इसमें क्या होता है यहाँ पर ये 3 और जो है ये विंडो ऑफ बेनिफिट होती है फॉर टीपीए। इसमें क्या होता है जब आपके पास पेशेंट आता है ना आपने विद इन 3 to 4 आवर्स अपने पेशेंट को देना होता है ये टीपीए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो इसमें क्या अगर आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक और हेड ट्रॉमा पास्ट 3 मंथ, उसमें आप पेशेंट को नहीं देंगे। अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये आर्टेरियल पंक्चर है इन नॉन कंप्रेसिबल साइट पास्ट वीक तो अब भी आप पेशेंट के अंदर ये आप टीपीए वगैरह नहीं दे रहे होंगे। अगर आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये इंटरनल ब्लीड या फिर भी कोई भी ट्रॉमा वगैरह तो आप ये टीपीए वगैरह पेशेंट को नहीं देंगे। अगर जो बीपी उसको वहाँ पे इंक्रीज होगा मोर देन 185 ओवर 110 होगा तब आप पेशेंट को नहीं देंगे। आईएनआर अगर उसका इंक्रीज होगा मोर देन 1.7 तब आप नहीं देंगे। पेशेंट के अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तब आप ये जो है ना ये टीपी आप वो पेशेंट को नहीं दे रहे होंगे। एलिवेटेड पीटीटी होगा तब आप पेशेंट को नहीं देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये ग्लूकोज अगर कम होगी तो पेशेंट को नहीं देंगे। अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये कोई भी इंट्राक्रेनियल ब्लीड की हिस्ट्री होगी तब भी आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये ना ये टीपीए जो है इसको आप वहाँ पर नहीं दे रहे होंगे। ये इसकी आपने वहाँ पर कंट्राइंडिकेशन भी याद रखनी है। इसके बाद जो स्ट्रोक होगा पोस्ट स्ट्रोक मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे पेशेंट को देंगे एस्पिरिन फॉर प्रोफाइलैक्सिस। अगर जो पेशेंट है ये आपकी एस्पिरिन से एलर्जिक है तो आप क्या करेंगे पेशेंट को देंगे क्लोपिडोग्रेल। इसके बाद आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर ये ईसीजी या फिर एकीजी करवाएंगे और इसमें आप जो पेशेंट उसके अंदर ये एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह को देख रहे होंगे। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये एट्रियल फिब्रिलेशन है और उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये स्ट्रोक चल रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन प्लस स्ट्रोक तो उसमें आप जो पेशेंट उसके अंदर ये वारफरिन या फिर कोई और एंटीकोगुलेंट्स वगैरह ना पेशेंट को दे रहे होंगे। इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये आप ना मैनेजमेंट में पेशेंट के अंदर करवाएंगे इकोकार्डियोग्राम और वहाँ पर जो पेटेंट फोरामेन ओवेल है ना इसको आप देखेंगे सोर्स ऑफ एम्बोलिज्म में। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्टेनोसिस वगैरह भी करवा सकते थे तो पेशेंट के अंदर आप ये कैरोटिड अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। सर्जरी कंसिडर्ड इफ मोर देन 70% स्टेनोसिस। अच्छा, अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये एट्रियल फिब्रिलेशन है और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर ये स्ट्रोक चल रहा है स्ट्रोक इन एट्रियल फिब्रिलेशन तो इसमें आप यहाँ पर लगाएंगे पेशेंट के ऊपर ये चैड्स स्कोर। इसमें क्या जो पेशेंट है सबसे पहले आप उसके अंदर देखेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर पेशेंट के अंदर होगा तो 1 पॉइंट, हाइपरटेंशन होगी तो 1 पॉइंट, एज उसकी मोर देन 75 होगी तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। डायबिटीज़ होगी तो 1, अगर जो पेशेंट उसके अंदर ये स्ट्रोक चल रहा है तो आप उसको 2 पॉइंट्स देंगे। अच्छा, इसमें क्या अगर आपकी ये जो स्ट्रोक आपकी ये पॉइंट्स वगैरह है ना अगर ये मोर देन 2 हैं तो आप क्या करेंगे पेशेंट को ये वारफरिन या फिर कोई और एंटीकोगुलेंट्स देंगे। अगर ये आपका 0 से 1 के दरमियान में तो आप सिंपल जो पेशेंट है उसको ये एस्पिरिन देंगे। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर ये चैड्स वेजिक स्कोर। अब इसमें आप क्या करते हैं दोबारा से वही आपका सीएचएफ का 1 पॉइंट, उसके बाद ये हाइपरटेंशन का 1 पॉइंट, डायबिटीज़ का 1 पॉइंट, स्ट्रोक के 2 पॉइंट। इसके बाद अगर आपका जो आपका पेशेंट है ना वो अगर उसके अंदर ये वेस्कुलर कोई भी डिजीज़ होगी वी से वेस्कुलर तो आप उसके अंदर 1 पॉइंट देंगे। अगर जो पेशेंट है उसकी एज है आपकी मोर देन 75 तो आप इस केस में उसको 2 पॉइंट्स देंगे। अगर जो उसकी एज है बिटवीन 65 to 75 है तो आप उसको 1 पॉइंट देंगे। अगर उसकी सेक्स है फीमेल तो आप उसको 1 पॉइंट देंगे। अच्छा, इस केस में आप ये स्कोर दोबारा से लगाएंगे। अगर स्कोर मोर देन 2 है तो आप ये वारफरिन और जो एंटीकोगुलेंट्स वगैरह ना दूसरी आप वो पेशेंट को दे रहे होंगे। अगर ये 0 से 1 के दरमियान में होगा तो आप सिंपल जो पेशेंट है उसको ये एस्पिरिन दे रहे होंगे।
बाकी ये एंटीकोगुलेंट्स हमने पहले देख लिए हैं, इसमें यहाँ पर ये वारफिन दे सकते हैं पेशेंट को। इसके साथ साथ आपने क्या करना होता है, वारफिन जब भी पेशेंट को दे रहे होते हैं तो आपने आईएनआर की मॉनिटरिंग करनी होती है। गोल आईएनआर जो है ये आपका यूजुअली 2 से 3 के दरमियान में होगा। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिवरोक्साबैन, उसके बाद ये एपिक्साबैन जो आपकी एक्साबैन्स होती हैं 10A को इनहिबिट करती हैं, ये आपके फैक्टर 10 को इनहिबिट कर रही होंगी। उसके बाद ये डेबिगेट्रिन दे सकते हैं पेशेंट को, और ये क्या करती है, जो आपका थ्रोम्बिन है उसको जाके इनहिबिट करते हैं, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एट्रियल फिब्रिलेशन परसिस्ट कर रही है या फिर साइनस रिदम उसका रिस्टोर्ड हो चुका है, अब आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंटीकोगुलेंट्स उसको ना ये एड्रेस फिर भी कर रहे होंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन चल रही है या फिर आपका साइनस रिदम रिस्टोर हो गया, फिर भी आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये एंटीकोगुलेंट्स वगैरह दे रहे होंगे। इसके बाद जब आपका पेशेंट आपके पास आ रहा है तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, सिंपल जो पेशेंट है आपका इस्कीमिक स्ट्रोक का होगा, इसको आप देंगे टीपीए। अगर आपका जो पेशेंट है ऑनसेट के विदिन 3 टू 4.5 आवर्स के अंदर आ रहा है और जो पेशेंट है उसके अंदर ये कोई भी हेमरेज या फिर ये रिस्क ऑफ हेमरेज वगैरह नहीं है। अच्छा, इसके साथ आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये थ्रोम्बेक्टमी करेंगे, थ्रोम्बस के रिमूवल करेंगे अगर आपकी लार्ज आर्टरी जो है उसके अंदर हो चुकी है अक्लूजन। के बाद यहाँ पर ये रिड्यूस रिस्क विद मेडिकल थेरेपी, एस्पिरिन या फिर ये क्लोपिडोग्रेल। इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्टिमम कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, शुगर, उसके बाद लिपिड, स्मोकिंग सेजेशन एंड ट्रीट कंडीशन दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ ये आपका इस्कीमिक स्ट्रोक। इसमें यहाँ पर ये एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर आपकी ये कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, हमने ये सारा इसके अंदर देख लिया। अच्छा, इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो स्ट्रोक है ये आपका विदिन 15 मिनट्स जो है, लेस देन 15 मिनट्स के अंदर ये आपका रिजॉल्व कर गया, तो ये आपका होगा यहाँ पर ये ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। अच्छा, यहाँ पर ये क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये ब्रीफ रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन विदाउट एक्यूट इन्फॉक्शन आपको नजर आएगा। और यहाँ पर जो एमआरआई यानी कि आपका टोटली नेगेटिव होगा। एमआरआई में ना आपको ये जो चेंजेस वगैरह ना ये आपको नजर नहीं आएंगी। इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर ये सिम्टम्स जो उसके होंगे ये रिजॉल्व कर जाएंगे लेस देन 15 मिनट्स के अंदर, और जो इस्कीमिया यहाँ पर होगा ये एम्बोलस या फिर ये स्मॉल वेसल स्टेनोसिस की वजह से पेशेंट है ये मे प्रेजेंट विद एमरोसिस फ्यूगैक्स। और ये सिंपल क्या होती है, यहाँ पर ये ट्रांजिएंट विजुअल लॉस होता है और ये आपका होता है ड्यू टू रीनल आर्टरी एम्बोलिज्म फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी डिजीज। मतलब क्या, जो आपकी कैरोटिड है उसके अंदर कोई भी डिजीज वगैरह है उसकी वजह से यहाँ पर ये जो एम्बोलस है ये आपके रेटिनल आर्टरी में चला गया, और वो जो पेशेंट उसके अंदर जब ये रेटिनल आर्टरी में जाएगा तो जो पेशेंट उसके अंदर ये ट्रांजिएंट विजुअल लॉस होगा, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये एमोरोसिस फ्यूगैक्स। इसके बाद यहाँ पर ये सेरिब्रल एडीमा, और इसमें सिंपल आपको नाम ही बता रहा है, जो आपका सेरिब्रम है जो आपका ब्रेन है उसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एडीमा हो जाएगा, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगी, फ्लूइड एक्युमुलेशन इन ब्रेन पैरेन्काइमा, और इसकी वजह से आपका जो आईसीपी है इंट्राक्रेनियल प्रेशर ये आपका इंक्रीज होगा। टाइप्स में यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, एक यहाँ पर ये साइटोटॉक्सिक एडीमा और दूसरी यहाँ पर ये वेजोजेनिक एडीमा। साइटोटॉक्सिक में क्या होगा, यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्युमुलेशन है ड्यू टू ऑस्मोटिक शिफ्ट, सोडियम पोटेशियम एटीपीज वगैरह आपके यहाँ पर ये डिस्फंक्शन होंगे, और यहाँ पर जो इंट्रासेलुलर सोडियम्स हैं ये आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। जब सेल्स के अंदर सोडियम इंक्रीज हो जाएगी तो सोडियम जहां पर जाएगी वाटर उसको फॉलो करेगा, वाटर सेल्स के अंदर जाएगा और सेल्स में आपके जो फ्लूइड है ये आपका कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा, सेरिब्रल एडीमा हो जाएगा। और ये जो है ये आपका काज्ड बाय इस्कीमिया, उसके बाद यहाँ पर ये हाइपर अमोनीमिया, उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो SIADH होता है ना, यहाँ पर ये सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH रिलीज, वहाँ पर भी आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये साइटोटॉक्सिक एडीमा आपको नजर आएगा। सिंपल आपके जो सोडियम्स हैं ये सेल्स के अंदर ज़्यादा जा रही होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये ऑस्मोटिक शिफ्ट होगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा यहाँ पर ये वेजोजेनिक एडीमा, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये आपका हो जाएगा डिसरप्ट। जब ये डिसरप्ट होगा तो जो फ्लूइड है ये आपका वहाँ पर ज़्यादा जा रहा होगा, परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्युमुलेशन होगी ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, इंक्रीज परमिबिलिटी। और ये जो है लेट स्टेजेस में आपका जो होता है ना इस्कीमिया, कॉज बाय इस्कीमिया, अगर वो आपका लेट होगा, अगर तो यहाँ पर अर्ली हो रहा है तो वहाँ पर आपको नजर आएगा साइटोटॉक्सिक, यहाँ पर ये अर्ली होगा इस्कीमिया, और जब आप बात करेंगे यहाँ पर लेट इस्कीमिया की तो वहाँ पर आपको नजर आएगा ये वेजोजेनिक एडीमा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पर ये एरोज वगैरह के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर जो है ना पेशेंट जहाँ पर उसको ये ट्यूमर वगैरह पड़ा हुआ है ना, ट्यूमर की साइडों पर आपको ये जो वेजोजेनिक एडीमा है ना ये आपको नजर आ रहा है। तो इसमें सिंपल जो आपने याद रखना है ना यार, ये काफ़ी लंबी होगी वीडियो, सिंपल आपने ये जो चेंजेस हैं आपने ये याद रखनी है। इसके बाद आपने इसमें याद रखना है हाइपोक्सिया होगा पेशेंट के अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स आपके इस्कीमिया करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपका जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन विदिन 6 टू 24 आवर्स आपको यहाँ पर ना ये डिटेक्ट कर देगा जो आपकी चेंजेस होंगी। लेकिन यहाँ पर जो अगर आपने इससे पहले देखना है तो आप क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर ये डिफ्यूजन वेटेड MRI करवाएंगे, और ये 3 से 30 मिनट्स के अंदर ही जो इस्कीमिया होगा उसको वहाँ पर डिटेक्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछें बेस्ट इनिशियल तो आपने CT को लगाना है, अगर एक्यूरेट का पूछें तो आपने यहाँ पर ये जो है ना ये डिफ्यूजन वेटेड MRI इसको आपने वहाँ पर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर ये हिस्टोलॉजिकल फीचर्स वगैरह हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये इस्कीमिक स्ट्रोक, ये आपका डिफरेंट टाइप्स का है, यहाँ पर ये थ्रोम्बोटिक हो सकता है, उसके बाद ये एम्बोलिक हो सकता है या फिर हाइपोक्सिक हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर देखना है, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये हेमरेजिक स्ट्रोक तो आप जो पेशेंट है उसके अंदर ये TPA जो है ये आप नहीं देंगे। अगर जो पेशेंट है उसके अंदर ये इस्कीमिक स्ट्रोक होगा और जो पेशेंट है उसके अंदर ये ना आपके पास आ रहा है विदिन 3 टू 4.5 आवर्स के दरमियान में, और जो पेशेंट उसके अंदर कोई भी हेमरेज या फिर रिस्क ऑफ हेमरेज वगैरह नहीं है, तब आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये TPA देंगे।
और ये सारी कॉजेज़ वगैरह जो है ना, जो आपके रिस्क वगैरह हैं, ये मैंने आपको सारे वहाँ पर ना बोर्ड्स एंड बोन्स दिखा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये थ्रोम्बेक्टमी करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ना ये कंट्रोल कर रहे होंगे बीपी को, ब्लड शुगर को, ये लिपिड्स वगैरह को, स्मोकिंग सेसेशन करवाएँगे और यहाँ पर जो रिस्क वगैरह इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको आप वहाँ पे ट्रीट करेंगे। जो पेशेंट उसके अंदर ये एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर कोई भी कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस वगैरह है, आप उसको ट्रीट कर रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांजिट इस्केमिक अटैक यहाँ पर जो है रिज़ॉल्व आपके करेंगे विदिन लेस देन 15 मिनट्स। आपके जो सिम्पटम्स होंगे पेशेंट के वो रिज़ॉल्व कर रहे होंगे। जो पेशेंट है उसके अंदर ये रिवर्सिबल एपिसोड ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है ये आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर आपने इसमें याद रखना है, यहाँ पर ये जो पेशेंट है ना, ये आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं विद ट्रांजिट विजुअल लॉस, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर ये एमोरोसिस फ्यूगैक्स। और इसके बाद यहाँ पर ये सेरिब्रल एडिमा, और इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो सोडियम है ये आपके बाहर ज़्यादा होगी, सोडियम सेल के अंदर ज़्यादा जाएगी, वाटर को ज़्यादा अंदर लेके जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये सेरिब्रल एडिमा डेवलप हो जाएगी। दो टाइप्स का, एक यहाँ पर ये साइटोटॉक्सिक और दूसरा यहाँ पर ये वेजोजेनिक। और वेजोजेनिक में क्या होगा, यहाँ पर ये डिस्रप्शन हो जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर की। और जो साइटोटॉक्सिक है वहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्युमुलेशन है ड्यू टू ऑस्मोटिक शिफ्ट, और ये जो है आपका साइटोटॉक्सिक होगा, ये आपके सेल्स के डैमेज की वजह से होगा। जो पेशेंट उसके अंदर ये इस्कीमिया होगा अर्ली, तो वहाँ पर आपको ये साइटोटॉक्सिक एडिमा नजर आएगा। या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपर एमोनीमिया, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये SIADH जो है, ये जो पेशेंट उसके अंदर ये साइटोटॉक्सिक एडिमा वगैरह करवा रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देने के आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।